नमस्कार, आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज और मैं हूं शिवानी मिश्रा। नजर डालेंगे आज की मुख्य सुर्खियों पर। राजदेव रंजन हत्या मामले में आज कोर्ट ने सुनाई सजा। फर्जी इनकम टैक्स अधिकारियों ने स्वर्ण कारोबारी के घर मारी छापेमारी। अपनी मांगों को लेकर एसकेएमसीएच के नर्सों का हड़ताल। अब खबरें विस्तार से। राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में दोषियों को मिली आजीवन कारावास। मामले में 3 को हुई सजा जबकि 3 दोषमुक्त। चर्चित पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड के मामले में आज विशेष कोर्ट ने 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अलग अलग धारा में 30,000 का अर्थदंड भी लगाया। बता दें कि 30 अगस्त को कोर्ट ने इस मामले में 6 आरोपी में से 3 को दोषी करार दिया था जबकि 3 को दोष मुक्त किया गया था। वही मामले में दोषी करार दिए गए लोगों के चेहरे पर कोर्ट में मायूसी छा गई। इस मामले में विजय कुमार गुप्ता, रोहित सोनी और सोनू गुप्ता को कोर्ट ने सजा सुनाई है। स्पेशल सेशन जज एडीजे 3 नमिता सिंह की कोर्ट ने आज इस मामले में सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट में तीनों दोषी को सजा मिलने के बाद मामले में विशेष कोर्ट के लोक अभियोजन राकेश दुबे ने बताया कि यह मामला बेहद गंभीर था और आज सजा मिली है। अन्य 3 को दोष मुक्त किया गया है। साक्ष्य के अभाव में इस मामले में आगे कार्रवाई को देख रहे हैं। यह बहुत बड़ा षड्यंत्र था। वहीं इस मामले में आरोपी पक्ष के अधिवक्ता शरद कुमार सिन्हा ने कहा कि 3 लोगों को सजा सुनाई गई है। इस मामले में हम आगे की अपील करेंगे। जो साक्ष्य सीबीआई के द्वारा दिया गया था वह तकनीकी और मानवीय रूप से सही नहीं था। आगे हम लोग हाई कोर्ट का रुख करेंगे। ये महत्वपूर्ण बात है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। जानने की ज़रूरत इसलिए है कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट ने जो चार्जशीट सबमिट किया था वो सबमिट किया था 302 दैट इज मर्डर। लेटर ऑन 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। लेकिन सीबीआई जो एस्टेब्लिश किया उसने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को पहले एस्टेब्लिश किया और उसके बाद 302 को एस्टेब्लिश किया है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए महत्वपूर्ण बात है कि कहीं भी सारे एक्यूज पर्सन्स जो एविडेंस में आया है, होटल बिरयानी, मनपसंद हाउस, 12-13 तारीख की घटना है। 12 को कही जाती है कि मनपसंद हाउस में, बिरयानी हाउस में सब लोग एकत्रित थे। देयर इज नथिंग ऑन रिकॉर्ड। कहीं भी सीबीआई हैज़ फेल्ड टू एस्टेब्लिश कि कहीं भी एक भी पर्सन वहाँ मौजूद थे। न बिरयानी हाउस का स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है, कहीं भी किसी भी जगह का सीसीटीवी फुटेज की भी आप जहाँ कही गई है एक भी एविडेंस किसी का कहीं रिकॉर्डेड नहीं है। सबों के सब क्लीन चिट में हैं। लेकिन कोर्ट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इज सुप्रीम। कोर्ट का आदेश हुआ है जिसमें एक्यूजल भी हुए हैं, कन्विक्शन भी हुआ है। लेकिन मेरा मानना है, बीइंग ए डिफेंस लॉयर, मेरा मानना है कि सभी के सभी निर्दोष हैं। रेमेडी इज एल्सवेयर। रेमेडी हमको है अपील में, हम अपील में जाएंगे। रेमेडी हमको हर हालत में रेमेडी मिलेगा। ये कानून के आधार पे, तथ्य के आधार पे, एविडेंस के आधार पर मैं कह रहा हूँ। पर सुनवाई हुई आज और कोर्ट के द्वारा विजय कुमार गुप्ता, रोहित कुमार सोनी और सोनू कुमार गुप्ता को 120B 302 आईपीसी के तहत लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा सुनाई गई। साथ में 20,000 रुपया फाइन भी इम्पोज किया गया। डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन 6 मंथ का इम्प्रिजमेंट कोर्ट के द्वारा सुनाया गया। साथ ही 27 आर्म्स एक्ट में 7 ईयर्स की सज़ा सुनाई गई। नहीं, डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट जो हुई है 20,000 का, उसमें 6 मंथ और 27 आर्म्स एक्ट में 7 ईयर्स की सज़ा सुनाई गई है और फाइन 10,000 इम्पोज किया गया है। डिफ़ॉल्ट ऑफ फाइन 3 मंथ इम्प्रिजमेंट। ऑल सेंटेंसेस शैल रन कंकरेंटली। यही सज़ा सुनाई गई है। जजमेंट की कॉपी अभी हम लोग को सप्लाई होने वाली है। अब मिलेगी तो आगे
और तीन लोगों को जो रिहा किया गया पिछले बार जो दोष मुक्त कर दिया गया तो क्या उसके लिए देखिए, उसके लिए चूँकि साक्ष्य उन तीनों के खिलाफ अभिलेख पर उपलब्ध है और सेक्शन 30 एविडेंस एक्ट को कोर्ट के द्वारा अप्रिशिएट नहीं किया गया, मात्र 27 एविडेंस एक्ट को अप्रिशिएट किया गया, जिसके तहत इन 3 आदमी को कन्विक्शन किया गया। 30 एविडेंस एक्ट को अप्रिशिएट अगर कोर्ट के द्वारा किया जाता तो सभी लोग को दोषी करार दिया जाता, क्योंकि 30 एविडेंस एक्ट में साफ स्पष्ट है कि एक या एक से अन्य व्यक्ति कोई घटना को कारित करते हैं और 120B से संबंधित साजिश के तहत कन्फेशनल स्टेटमेंट होता है तो वो एप्रिसिएबल है और कन्फेशनल स्टेटमेंट को इन ठोठो कोर्ट को अप्रिशिएट करना है, लेकिन कोर्ट के द्वारा वो इग्नोर कर दिया गया, जिसके तहत उन तीनों आदमी को दोषमुक्त किया गया है, जिसके लिए CBI अपील में जाएगी, क्योंकि एविडेंस अभिलेख पर उपलब्ध है और जब ऑलरेडी यही एविडेंस है कि बीपन जेल गेट से दी गई है और साथ में जो 3 मोटरसाइकिल इस केस में यूज़ किया गया है। पहला मोटरसाइकिल है अपाची मोटरसाइकिल जो वाइट कलर की है, जो ऋषि कुमार जायसवाल ड्राइव कर रहा था और रोहित कुमार सोनी पीछे बैठा हुआ था, जिसने राजदेव रंजन पर फायर किया। तो क्या ऋषि कुमार जायसवाल को यह पता नहीं था कि पीछे बैठा व्यक्ति ये घटना कारित करने वाला है? ये जानकारी थी। और विजय कुमार गुप्ता एडवेंचर मोटरसाइकिल से ड्राइव कर रहा था और सभी को लाइन अप और रैकी कर रहा था राजदेव रंजन का। साथ में तीसरा मोटरसाइकिल है जो इस केस में सीज किया गया है, 3 मोटरसाइकिल। तीसरा मोटरसाइकिल है CVZ जो सोनू कुमार सोनी जो माइनर है, जिसका चिलियन कोर्ट में अभी ट्रायल चल रही है, वो CVZ को ड्राइव कर रहा था और राजेश कुमार पिछला सीट पर बैठे हुए थे। और सभी लोग, ये 5 लोग, ये राजदेव रंजन जब अपने कार्यालय से निकले फल मंडी के पास, तो सभी लोग रैकी करते हुए, चूँकि अभिलेख पर यह साक्ष्य उपलब्ध है कि 10, 11, 12, 13 CDR जो एक दूसरे से बात किए हैं, सभी हम लोगों ने एग्जिबिट कराया है, जो अभिलेख पर ऑलरेडी मौजूद है कि ये सभी लोग आपस में कैसे बात कर करके और राजदेव रंजन कितने बजे निकलते थे और कहाँ जाते थे, कैसे ये पिछले घटना के 3 दिन पहले से ये सभी लोग जो है उनका पीछा कर रहे थे। और लास्टली जो है 12 तारीख को एक मनपसंद होटल है, यह भी एविडेंस अभिलेख पर उपलब्ध है कि मनपसंद होटल में बैठ करके एक पार्टी का जश्न मनाते हैं सिवान में ही, और वहाँ से प्रोग्राम बनता है। और 13/5/2016 को सभी लोग हिंदुस्तान कार्यालय से राजदेव रंजन निकलते हैं और फल मंडी के पास स्टेशन रोड में पहुंचते हैं, तो वहाँ पे रोहित कुमार सोनी द्वारा गोली मार दिया जाता है, सरेआम हत्या की जाती है। घटना का मुख्य कारण ये है कि हमारे पत्रकारिता जगत में ब्यूरो इन चीफ राजदेव रंजन जो थे, बहुत ही सत्यवाद को लिखा करते थे, जिसे बहुत लोग पॉलिटिशियन उनसे रंजिश हुआ करते थे। और यही कारण है कि 2005 से उन पर बहुत सारी धमकियां मिली, क्योंकि उनकी वाइफ भी अपने एविडेंस में बोली है कि उनको एप्रीहेंशन था कि हमको अब मार दिया जाएगा। ये 2005 से ही कई बार उनके ऑफिस में अटैक भी हुआ, लेकिन चूंकि उस समय एक खौफ इस तरह का था सीवान जिले में, जिसके तहत कोई पुलिस केस नहीं हुई। दूसरा, अपने ब्रदर को भी जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस के रूप में हम लोगों ने गवाही कराया है, वह भी इस बात को एक्सेप्ट किए हैं कि हमारे भाई के द्वारा जो है सो एप्रीहेंशन है
तो ये 32 एविडेंस एक्ट को कवर करता है। साथ ही अपने पिताजी से भी अपना जो है सो डिस्क्लोज करते हैं। चचेरे भाई हैं, वो भी एक प्रोसिक्यूशन विटनेस है, वो भी अपने डिपोजिशन में आके बोले हैं कि हमारे राजदेव रंजन को जेल गेट से धमकी मिल रही है। और चूँकि ये जानकारी थी शुरू से, उनको डर था, क्योंकि ये सच्चे के साथ रहे हैं राजदेव रंजन, और इसका नतीजा है कि उनको शरेआम हत्या कर दिया गया। चूँकि अंतिम उन्होंने 9/3/16 को हिंदुस्तान पेपर में यह प्रकाशित किए थे कि अब्दुल गफूर राजद मंत्री और रघुनाथपुर के विधायक हरिशंकर यादव दोनों सिवान जेल में मोहम्मद शहाबुद्दीन से मिले। उसी के बाद ये घटना है 9/3/16 की। यह भी अभिलेख पर उपलब्ध है। वह पेपर का कटिंग भी हम लोगों ने एग्जिबिट कराया है। उसके बाद 13/5/2016 को उनके साथ घटना कारित किया गया। मुजफ्फरपुर में फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर ज्वेलर के घर में रेड, आभूषण और कैश लेकर हुए फरार। सूबे में फर्जी पुलिस और विभागीय अफसर बनकर साइबर ठगी के मामले के बीच मुजफ्फरपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बदमाशों ने खुद को इनकम टैक्स का अफसर बताते हुए एक ज्वेलर के घर को निशाना बनाया और फर्जी रेड के नाम पर घर में उपयोग के लिए रखे आभूषण सहित कैश लेकर निकल गया। बदमाशों का दुस्साहस देखिए। बगल में थाना होने के बावजूद भी घटना को अंजाम देकर आसानी से भाग निकले। बताया जा रहा है कि लगभग 5 से 6 की संख्या में पहुंचे बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। बता दें कि घटना मुजफ्फरपुर जिले के बेनीबाद थाना क्षेत्र के बेनीबाद बाजार की है, जहां बुधवार की सुबह गौरी शाह के मकान में कुछ लोग खुद को इनकम टैक्स ऑफिसर बताते हुए घर में घुस गए और कागजी जांच पड़ताल के नाम पर कई मिनटों तक सामान को इधर से उधर करता रहा। फिर घर के कुछ सदस्यों को एक कमरे में बंधक बनाकर घर में रखे कुछ आभूषण और कैश लेकर भाग निकला। हालांकि बदमाशों ने कितने की लूटपाट की है, इसका अब तक आंकलन नहीं हो पाया है। इधर घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्थानीय लोगों में अब दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि घटना थाना से महज कुछ ही दूरी पर घटित हुई है। वहीं परिजनों द्वारा पुलिस को आवेदन दिए जाने की तैयारी की जा रही है। इधर सूचना के बाद बेनीबाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। फर्जी अफसर बनकर कितने लाख का आभूषण और कैश लेकर फरार हुआ है, इसका अब तक आंकलन किया जा रहा है। इधर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। जी बताइए क्या हुआ? जो 5:30 बजे के लगभग हमारे चाचा जो है सो मेन गेट खोल रहे थे। उसी समय एक आदमी जो है उसको बाहीं पकड़ करके अंदर ले गया और बोला जी हम इनकम टैक्स से है। उसका भी उनको पकड़ के अंदर ले गया। उसी बीच में 5-6 आदमी और घर में घुस गया और हमारे चाची को और चचा को दोनों को पकड़ के अंदर घर में बंद कर दिया। फिर चाचा हमारे अपने बेटा को उठाए, रे दीपक उठो, रे दीपक उठा है। उसकी कन्या उठी है तो दीपक के घर में गोदरेज खोल करके उसमें सोना का सामान लगभग 35-40 ग्राम था और चांदी का सामान 300 ग्राम था, पायल था, पौजेब था। वो सब ले करके कुछ रुपया लगभग 45-50 हज़ार रुपया रहा होगा। वो पैसा लेकर के सब चला गया बाहर, निकल गया। सबको घर में बंद कर दिया है और बाहर चला गया। ट्रैफिक नियम के उल्लंघन करने वालों पर अब यातायात विभाग करेगी पर सख्त दौड़ती कार्रवाई। गाड़ियां, हॉर्न का शोर और हर किसी को पहले पहुंचने की हड़बड़ी, यही तस्वीर रोज शहर की सड़कों पर देखने को मिलती है। लेकिन इस रफ्तार की अंधी दौड़ अब हादसों की वजह बन रही है। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना जैसे आम बात हो गई है। कोई बिना हेलमेट बाइक चला रहा है, तो कोई सीट बेल्ट की जगह मोबाइल पकड़े गाड़ी दौड़ा रहा है, तो कोई ओवर स्पीड चला रहा है। लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा क्या होगा, लेकिन हकीकत यह है कि यही लापरवाही जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय करती है। पिछले 1 महीने में मुजफ्फरपुर में हुए सड़क हादसों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 50 से ज़्यादा दुर्घटनाएं सिर्फ नियम तोड़ने की वजह से हुई। इनमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और कई परिवार हमेशा के लिए उजड़ गए। ट्रैफिक पुलिस लगातार चालान काट रही है, लेकिन सच यह है कि चालान सिर्फ पैसे की सजा है, जिंदगी की कीमत इससे कहीं ज़्यादा है। मुजफ्फरपुर के ट्रैफिक डीएसपी महेश चौधरी ने बताया कि चालान तो एक जागरूक करने का प्रोसेस है, लेकिन लोगों को यह सोचना होगा कि हेलमेट लगाना चालान से बचना नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी को बचाना है। जब तक यह मानसिकता नहीं बदलेगी,
तब तक हम लोग चालान का प्रयोग करते रहेंगे। अगर आप सोचते हैं कि नियम तोड़ने से आप तेज या स्मार्ट लगते हैं तो आप गलत हैं। असली स्मार्ट वही है जो हेलमेट पहनता है, सीट बेल्ट लगाता है और ट्रैफिक लाइट पर रुकता है। आम नागरिकों से मैं कई बार अपील भी कर चुका हूँ और आज भी अपील करता हूँ कि आप अपनी जान को कैसे बचाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि जो यातायात के नियम उनका अक्षरशः पालन करें। आप अगर टू व्हीलर की सवारी कर रहे हैं तो उस पर जो सवार दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति हेलमेट का प्रयोग करें। अगर चार पहिया वाहन पर अगर आप चल रहे हैं तो ड्राइवर के साथ साथ जो भी गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति हैं, सभी लोग सीट बेल्ट का प्रयोग करें। जीवन अमूल्य है, इन्हें बचाने की आवश्यकता है। ये तभी बचेगा जब हम यातायात के नियमों का सही ढंग से पालन करेंगे, चाहे वो जेब्रा क्रॉसिंग हो या डिवाइडर हो। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम थोड़ा लेट पहुँचें लेकिन सुरक्षित पहुँचें। ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए ओवरटेक ना करें या जेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस ना करें, या अगर सिग्नल रेड है तो थोड़ा इंतज़ार करें। अगर वो हरी हो जाती है तभी आप रोड को क्रॉस करें। इससे आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपके परिवार भी सुरक्षित रहेंगे। ऐसे लोगों से सर क्या अपील है जो ऐसे तोड़ते हैं सिग्नल को? मैं सभी नागरिकों से अपील कर रहा हूं कि यातायात के नियमों का पालन करें और हमारी तरफ से भी जागरूकता अभियान चलाया जाता है। हम भी कई चौक चौराहों पे माइकिंग के द्वारा भी लोगों को सलाह देते हैं कि आप यातायात के नियमों का पालन करें, हेलमेट का प्रयोग करें, सीट बेल्ट का प्रयोग करें। सर, जो लोग नियम तोड़ते हैं उस पर चालान का भी ये चिन्ह कटता है। उसका लोगों में डर नहीं है, जमा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उसको धड़ल्ले से लोग पास करते हैं, सिग्नल तोड़ते हैं। इसको लेकर देखिए, चालान तो सिर्फ उसे जागरूक करने का एक प्रोसेस है, लेकिन लोगों को ये सोचना होगा कि ये हेलमेट लगाना चालान से बचना नहीं है, बल्कि अपनी जान को बचाना है। अगर ये मानसिकता जब तक हमारे लोगों में नहीं आ पाएगी तब तक हम लोग चालान का प्रयोग करते रहेंगे, लोग चालान भरते रहेंगे। उससे बहुत ज़्यादा उनको ये फ़ायदा होना नहीं है। फ़ायदा तो तभी होगा जब आपको लगे कि नहीं, हमें अपने सुरक्षित रहना है। चालान काटने के लिए हमें हेलमेट नहीं पहने, बल्कि अपनी जान सुरक्षित करने के लिए हेलमेट या सीट बेल्ट का प्रयोग करें। पूजा को लेकर शहर के दुर्गा पूजा समितियों, नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ हुई बैठक। पूजा की तैयारियों, यातायात व्यवस्था और मूर्ति विसर्जन को लेकर की गई चर्चा। दुर्गा पूजा से पहले प्रशासन और समितियों ने तैयारी तेज कर दी है। इसी क्रम में मुजफ्फरपुर दुर्गा समिति संघ और जिला प्रशासन की बैठक आयोजित की गई। अघोरिया बाजार दुर्गा पूजा समिति के महासचिव संतोष कुमार साहेब ने कहा कि 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। हमें एक जगह चिन्हित करनी है जहां पर मूर्ति विसर्जन का कार्य किया जाएगा। जबकि सारथी दुर्गा पूजा समिति के प्रवीण चौधरी ने कहा कि हमारी कमेटी में 4 लोग शामिल हैं। जिला प्रशासन को जगह चिन्हित कर बताने के लिए हमें जिम्मेदारी दी गई है। कल से नगर निगम प्रशासन के साथ हम जगह का निरीक्षण शुरू करेंगे। बैठक में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने, सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर भी चर्चा की गई। मुजफ्फरपुर में हर साल बृहत स्तर पर दुर्गा पूजा का आयोजन होता है। प्रशासन का कहना है कि इस बार भी पूजा और विसर्जन शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराए जाएंगे। क्या निर्णय निकल कर आया है? बैठक हुई है। बैठक जो हुई है मैंने मुजफ्फरपुर दुर्गा पूजा समिति का विधि विधान, ट्रैफिक व्यवस्था, विसर्जन पर बात हुई है। नगर प्रशासन और जिला प्रशासन सभी लोगों के साथ अभी एक बैठक हुई है। उसमें हमारा शहर का ट्रैफिक व्यवस्था, विसर्जन में मूर्ति कहाँ विसर्जन किया जाएगा उसके लिए नियुक्त किए गए हैं सिटी मेयर साहब को कि आप लोग 4 आदमी का एक पैनल बना है। उस पैनल के अंतर्गत में हम लोग जा कर के एक कृत्रिम घाट का जगह चिन्हित करेंगे। वहाँ पर निगम के द्वारा वहाँ पर सारी व्यवस्था की जाएगी और वहीं पर विसर्जन किया जाएगा। किन लोगों के बीच ये बैठक है? नगर प्रशासन और जिला प्रशासन दोनों व्यक्ति थे। मतलब जो घाट बनेंगे आप लोग की निगरानी में बनेंगे? हाँ, वो हम लोग की निगरानी में। मैंने यहाँ पे 4 व्यक्ति का पैनल तैयार किया गया है
उन 4 व्यक्ति और एक सिटी मैनेजर को नियुक्त किया गया है। उसमें हम लोग जगह का चिन्हित हम ही लोग करेंगे और वहीं पे उसको कृत्रिम घाट बनाया जाएगा। चूँकि सरकार सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइन है और सरकार की भी गाइडलाइन है, एनजीटी की भी गाइडलाइन है कि मूर्ति का विसर्जन कृत्रिम घाट में ही किया जाएगा। तो लास्ट में हम लोग तो बोले कि सिकंदरपुर या खराघाट के लिए, लेकिन सर अपने पूरे गाइडलाइन को दिखा दिए गए कि देखने के बाद आप लोग बताइए कि हम लोग कहाँ क्या करें। हम लोग भी चाहते हैं कि हाँ आपके साथ हम लोग भी विसर्जन वहाँ पर करें, लेकिन हमारे साथ एनजीटी का मैंने जो गाइडलाइन है उसके लिए हम लोग मजबूर है। फिर हम लोग सारा चीज़ देखने के बाद कृत्रिम घाट जो पिछले साल के अंतर्गत में जो हुआ तो वो ऐसा नहीं करके हम लोग किसी अच्छी जगह को चिन्हित करने के लिए कल से हम लोग निकल रहे हैं सिटी मैनेजर के साथ, और जगह जल्द ही चिन्हित हो जाएगा। अच्छी जगह विसर्जन का भी प्रावधान हम लोग अच्छी जगह का करने जा रहे हैं। संतोष साहब और अघोरिया बिहार दुर्गा पूजा समिति के महासचिव। आज के बैठक में जैसे कि हम लोग 2 महीना से अगले साल और 2 साल से हम लोग की परेशानी हो रही थी विसर्जन के लेके दुर्गा पूजा का, तो पहले तो डीएम साहब से मिले, डीएम साहब जो आदेश दिए उसी तरह आज नगर आयुक्त साहब से मिले। इनका कहना हम लोग संतुष्ट हैं, जो अगर नदी में हम लोग को विसर्जन नहीं करनी है तो कम से कम ऐसा घाट बने ताकि प्रतिमा डाले और अंदर चल जाए। वो देखने को मिलता था, भद्दा मिलता था, और हम लोग को जो गंदगी में वो पर जाके 5 किलोमीटर जाके विसर्जन होती थी, वो सब बातों को हम लोग रखें। आज हम संतुष्ट होकर जा रहे हैं। नगर आयुक्त जी बोले हैं कि ठीक है मेरे आदमी जाएंगे, आप लोग को 2-3 जगह पार्ट बाई पार्ट हो जाएगी, ऐसा घाट बनेगा ताकि जो आप लोग को दुख हो वो ऐसा दुख ना हो, विसर्जन हो और अच्छे ढंग से हो। तो हम लोग को खुशी है कि हम लोग की टीम जो है ये मुजफ्फरपुर दुर्गा पूजा संघ के 4 आदमी रहेंगे, यहाँ से जाएंगे और हम लोग को संतुष्ट भर वो जगह को बनाएंगे। साथी परिषद दुर्गा पूजा समिति अध्यक्ष प्रवीण चौधरी नाम हुआ। जय माता। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तब तक के लिए कहीं मत जाइए, बने रहिए और देखते रहिए मुजफ्फरपुर दर्पण न्यूज। आपके बिहार और मुजफ्फरपुर का अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सी फाइबर। अब पाइए सबसे तेज इंटरनेट स्पीड, वो भी आपके शहर से। फ्री इंस्टॉलेशन, फ्री ड्यूल बैंड राउटर, सिर्फ 6 महीने के रिचार्ज पर। तो अब स्लो इंटरनेट को कहिए टाटा और जोड़ लीजिए सी फाइबर से। अभी बुक करें 7898581111। सी फाइबर, आपके अपने शहर की तेज इंटरनेट सेवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पटना में पीएमसीएच में नर्सिंग स्टाफ के समर्थन में आज मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच की नर्सों ने भी किया हड़ताल। पीएमसीएच की नर्सें पिछले 6 दिनों से अपनी मांगों को लेकर कर रही हैं आंदोलन। बुधवार को एसकेएमसीएच की नर्सों ने कामकाज ठप कर दिया और पीएमसीएच के स्टाफ की मांगों को लेकर एकजुटता दिखाई। उनका कहना है कि जब तक सरकार ठोस पहल नहीं करती है वे हड़ताल पर रहेंगी। नर्सों ने कहा कि हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए, सेवा अवधि 70 साल तक की जाए और 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाए। हम मरीजों की सुरक्षा के लिए 24 घंटे काम करते हैं, लेकिन हमारी खुद की सुरक्षा और भविष्य की कोई गारंटी नहीं है। यही कारण है कि हम मजबूर होकर हड़ताल पर हैं। पीएमसीएच में जो नर्सेस लोग की मांगे हैं, वो लोग जो हड़ताल पे हैं, उनके समर्थन में हम लोग भी उनके साथ हैं। हम लोग क्योंकि सारे मांगे हम लोगों के लिए जायज़ है, इसलिए हम लोग उनके समर्थन में। कितना देर का ये प्रदर्शन हुआ? ये तो प्रदर्शन आज 3 बजे तक रहेगी, कल से फिक्स है। क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग की ओल्ड पेंशन मांगे हैं, उम्र बढ़ाने के लिए मांगे हैं, और हम लोगों के वरीयता सूची बिना एग्जाम लिए ही देना है, इसलिए ही मांगे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है किरण कुमारी। कौन पद पे है? पद क्या है आपका? हम यहाँ परिचारिका के पद पे हैं। क्या कहिएगा? जी मेरा नाम अनुप्रिया है, मैं एसकेएमसीएच से A ग्रेड स्टाफ नर्स हूँ।
हम लोग पीएमसीएच में जो भी हड़ताल चल रहा है, विगत कुछ दिनों से वहाँ पे हड़ताल चल रही है। पिछका विश्वास सिस्टर है, उनके बैनर तले बहुत सारे लोग वहाँ पे हड़ताल में बैठे। हम लोग उनके समर्थन में अपनी जायज़ मांगों को रखते हुए, जो हमारी सबसे मेन मांग है ओपीएस पुरानी ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू होनी चाहिए। और सेकंड मांग है कि हमारी जो उम्र सीमा है सेवा विस्तार अवधि बढ़ा करके कम से कम 70 साल हो जानी चाहिए। तो और थर्ड है कि हमारे लिए हेल्थ कार्ड सिस्टम जरूर होना चाहिए। हम स्वास्थ्य विभाग में हैं, परंतु हमारे स्वास्थ्य के लिए सरकार के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम 24 घंटा काम करते हैं, परंतु सरकार हमारे लिए कहीं से भी स्वास्थ्य का कोई संरक्षण नहीं दे रही है। तो हम इस हेल्थ कार्ड कम से कम 10 लाख का डिमांड करते हैं, ओपीएस का डिमांड करते हैं और अपने सेवा अवधि का विस्तार करके लिए 70 साल की अवधि का डिमांड करते हैं। इन मांगों को लेकर के हम पीएमसीएच के नर्सेज के साथ खड़े हैं और अभी सरकार उनके साथ वार्ता करने के लिए उनको बुलाई है। अगर वार्ता में वो सफल हो जाती है, हम लोगों के साथ सरकार हमारी मांगे मान लेती है, तो हम आगे हड़ताल नहीं करेंगे। परंतु सरकार अगर हमारी बातें नहीं मानती है तो हम भी पीएमसीएच की सारी सिस्टर्स के साथ मिल करके हड़ताल करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। क्या परिचय हुआ मैडम? जी, मेरा परिचय अनुप्रिया मेरा नाम है, एसकेएमसीएच ए ग्रेड स्टाफ नर्स। आप लोग हड़ताल पे कहेंगे कि अभी हम लोग जो यहाँ एकजुट हुए हैं, सारे नर्सिंग स्टाफ सीनियर से जूनियर तक, इसमें हम लोग कुछ हैं कि ओल्ड पेंशन के योजना के तहत आ रहे हैं और पूरे के पूरे आ रहे हैं। तो आज अगर हमारी उम्र या हमारा नौकरी कम हुआ, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। आज जो हमारी जूनियर बहन लोग जो कोरोना काल में जिसका बहाली हुआ, वो लोग लंबा टाइम तक नौकरी करेगी, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ उन लोग को पेंशन हो ना हो, उससे उन लोग को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम जो ओल्ड जो हैं, हम लोग को काफ़ी फर्क पड़ने वाली है। हम लोग जो ओल्ड स्टाफ में जो आ रहे हैं, हम लोग को काफ़ी फर्क पड़ेगी, क्योंकि 2009 में हमारी कॉन्ट्रैक्ट में सेवा बहाल हुई थी। 2015 में हम लोगों को सरकार परमानेंट किया, लेकिन अब जो स्थिति है कि हम लोग कोई 2 साल, कोई 4 साल, कोई 5 साल, कोई 6 साल करके सर्विस से हम लोग रिटायर हो रहे हैं। हमारे पेंशन का कोई उपाय नहीं है। 2000, 4000 अगर जो ही पेंशन मिलता है, हम लोग का एनपीएस कटता है, उससे क्या मेरा पेट चलेगा? अपना एक चाय पानी नहीं चलेगा, और बुढ़ापा का दवा और बीमारी कहाँ से चलेगा? इसलिए हमारी मांग ये है कि हम लोग को ओल्ड पेंशन एकदम चाहिए ही चाहिए। और हमारी बहनें जो हाँ पीएमसीएच में हड़ताल पर हैं और अन्य जगह भी हड़ताल पे हैं, हम लोग उनके समर्थन में आज यहाँ हम हैं। और अगर उनकी मांगे अगर पूरा नहीं होती है वहाँ, तो हमारी मांग भी पूरा नहीं होगी। तो नहीं होगी तो हम लोग हड़ताल पे जाएंगे। हम लोग उनका पूरा समर्थन करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे। इसके लिए हम लोग को जी जान लगाना हो तो हम लोग जी जान लगा देंगे। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम संगीता कुमारी। क्या कहिएगा मैडम? मुझे यही कहना है कि जो पीएमसीएच में सिस्टर लोग कर रही हैं धरना प्रदर्शन अपनी मांगों को लेके, तो उनकी मांग और मेरी मांग एक ही है, अलग नहीं है। हम सभी मतलब बिहार में जितने भी स्टाफ नर्स हैं, सबकी मांग एक ही है कि हमें पुराना पेंशन मिले और हमारा जो आयु सीमा है इसको बढ़ा के 60 से 70 साल किया जाए। क्योंकि हम लोग में बहुत ऐसे लोग हैं जो 15 साल तक जॉब नहीं कर पाई, सरकार की मारी हुई है, तो उनका तो सर्विस जो है बहुत कम दिन का रहा है और उनका पेंशन भी मतलब जहां हज़ारों में कमा रही है, लाखों में, उनको पेंशन सैकड़ों में मिलने वाला है। तो इसलिए मतलब हमारा यही कहना है कि सरकार इस चीज़ पे ध्यान दे और हम लोग को ओल्ड पेंशन दे। अगर नहीं देते हैं तो हम लोग पीएमसीएच के समर्थन में और पावापुरी में भी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके समर्थन में हम एसकेएमसीएच की सारी नर्सें मतलब धरना पे जाएंगे और पूरा समर्थन करेंगे उनका। क्या परिचय हुआ मैडम? परिचय क्या हुआ मैडम? मेरा नाम प्रतिभा कुमारी है और मैं एसकेएमसीएच में स्टाफ। शहर के सर्वोदय ग्राम खादी भंडार में आज भागवत कथा के तीसरे दिन भगवान नरसिंह के अवतार के प्रसंग को सुनाया। भक्त हुए भावविभोर। सर्वोदय ग्राम खादी परिसर में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ के तीसरे दिन कथावाचक छोटे बापू ने भक्त प्रहलाद की अद्भुत भक्ति और भगवान नरसिंह अवतार का मार्मिक प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा कि सच्चे भक्त को कोई भी संकट विचलित नहीं कर सकता। अहंकार का अंत निश्चित है और भक्ति ही जीवन को कल्याण की ओर ले जाती है। इस दिन कथा में श्री परीक्षित और कलयुग संवाद का प्रसंग भी हुआ। छोटे बापू ने बताया कि कलयुग में केवल भगवान के नाम स्मरण से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है।
यही कारण है कि श्रीमद् भागवत कथा आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। भक्ति भाव से सराबोर वातावरण में नरसिंह भगवान के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। खादी ग्रामोद्योग मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा, भागवत कथा आयोजन से पूरा वातावरण शुद्ध और पावन हो गया है। रघुपति राघव राजा राम यही भजन बापू के दिनचर्या का आधार रहा करता था और आज उसी परंपरा को यह कथा आगे बढ़ा रही है। उन्होंने श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया। खादी ग्रामोद्योग अध्यक्ष अभय कुमार चौधरी ने कहा, भागवत कथा यह संदेश देती है कि भगवान अपने भक्त के लिए कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। अहिंसा के माध्यम से बड़ा कार्य सफल हो सकता है। श्रद्धालु जीवन में अहिंसा, आत्मनिर्भरता और प्रेम को अपनाए, यही सच्ची भक्ति है। आयोजन हुआ है आज श्रीमद् भागवत कथा का तीसरा दिन है और छोटे बापू जी के कथा आयोजन में भारी संख्या में श्रद्धालु जुट रहे हैं और कथा श्रवण कर उसका लाभ ले रहे हैं और धर्म के प्रति, सनातन के प्रति जो बापूजी का आशीर्वचन है उसको लोग अनुग्रहित कर रहे हैं। पूरा खादी परिवार लगा हुआ है। हाँ, उसमें पूरा खादी परिवार जोर शोर से भाव भक्ति में लगा हुआ है। मुजफ्फरपुर में भूमिहीन परिवारों का हल्ला बोल। 10-20 मिल जमीन और रोजगार की गारंटी की मांग को लेकर पहुंचे समाहरणालय में भूमिहीन परिवारों को जमीन और रोजगार दिलाने की मांग को लेकर मंगलवार को एकता परिषद के बैनर तले सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने जोरदार प्रदर्शन किया। यह पदयात्रा RDS कॉलेज से शुरू होकर अघोरिया बाजार कल्याणी चौक होते हुए जिला मुख्यालय पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस पदयात्रा का नेतृत्व एकता परिषद के अध्यक्ष शिवनाथ पासवान ने किया, जबकि इसका मार्गदर्शन एकता परिषद बिहार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं JP सेनानी विजय गौरैया ने किया। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर तत्काल कदम नहीं उठाया तो उग्र आंदोलन होगा। आवासीय भूमिहीन परिवारों को 10 डिसमिल जमीन तत्काल उपलब्ध कराई जाए ताकि हर परिवार को घर बनाने का हक मिल सके। बिहार के सभी शिक्षित और अशिक्षित युवाओं को पूर्ण रोजगार गारंटी योजना से जोड़ा जाए। हर घरेलू महिला को मासिक 3000 रुपये विशेष आर्थिक सहयोग दिया जाए ताकि वे नारी सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ सके। कुल्हनी अंचल कार्यालय में 2710 लंबित आवेदन की जांच कर तत्काल जमीन आवंटित किया जाए। जब तक जिन भूमिहीन परिवारों को वासगीत भूमि पर कागज नहीं मिला है उन्हें तत्काल जमीन का अधिकार दिया जाए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को बढ़ाकर 5000 रुपये प्रतिमाह किया जाए। नल जल योजना को दुरुस्त कर हर घर तक स्वच्छ पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। सभी JP सेनानियों को संपूर्ण मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाए। पूरे देश में समान शिक्षा और समान स्वास्थ्य व्यवस्था लागू की जाए। रैली सह पदयात्रा का आयोजन सरकार को पूर्व में दिए गए मांग पत्र को याद दिलाने के लिए ध्यानाकर्षण रैली सह पदयात्रा है। आज से 3 वर्ष पूर्व जिलाधिकारी को हम लोगों ने एक मांग पत्र दिया था, इसमें बिहार सरकार ने ऑलरेडी वैसे आवासीय भूमिहीन जिनको अपनी ज़मीन नहीं है घर की, उनको 5 डिसमिल ज़मीन सरकारी या खरीद कर देने का संकल्प लिया है, लेकिन उनको मुजफ्फरपुर में अच्छा आज तक लागू नहीं किया गया है, जिसके लिए बार बार हम लोग सरकार को यहाँ ध्यान दिलाने के लिए आते हैं। दूसरी जो मांग पत्र पहले दी गई थी उसमें ये था कि हर वैसे ग्रामीण खेतीहर कामगार महिलाएं जो जिनका जीविका कृषि और अन्य घरेलू काम पर टिका हुआ है, जिनके पति बाहर चले जाते हैं काम करने और उनको उचित मात्रा में मुआवजा या मजदूरी नहीं मिलता है, जिससे उनका संतुलित आहार खाद्य सुरक्षा नहीं मिल पाती है, भूखे रहना पड़ता है, वैसे घर के महिला मुखिया को महीने में 3000 रुपया दिया जाए, जैसा कर्नाटक सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, झारखंड सरकार वैसी महिलाओं को दे रही है। तो ये दूसरी मांग है। और तीसरी मांग है
वो है रोजगार का, जो कि रोजगार के अभाव में बहुत सारे लोग बिहार से पलायन कर रहे हैं। रोजगार एक कभी भी एक बड़ा चुनौती है और खासकर ग्रामीण क्षेत्र से जो युवा पुरुष है उनका पलायन है, क्योंकि गांव में काम नहीं है। तो वैसे लोगों के लिए काम सृजित किया जाए और उनको काम दिया जाए, जिससे कि पलायन को रोका जा सके। और कितनी सूत्री मांगे हैं टोटल? और भी बहुत सारी, लेकिन ये 3 मुख्य मांग है। 10? हाँ, ये 3 मुख्य मांग है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम हुआ प्रदीप प्रियदर्शी, मैं एकता परिषद का राष्ट्रीय कोर कमेटी का सदस्य हूँ। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।